अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान सुपर लीग जनाब 17 मई से शुरू होगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कुछ बड़े ऐलानात हुए, उसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। और आज के शो में वैसे जो शख्सियत मौजूद हैं, ये तमाम ही टॉपिक्स पर बड़ी गहरी नज़र रखे होते हैं और साथ साथ इनका एनालिसिस भी आप सब बड़ा पसंद करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुनीरुल हक साहब, जिन्हें पुरान में खुशामदीद कहते हैं। मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। PSL तो अभी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ये जो कल अनाउंसमेंट हुई हैं पाकिस्तान क्रिकेट का, इससे अब सब कुछ मुंसलिक है, क्योंकि माइक हसन आ गए हैं, आकिब जावेद मौजूद हैं, टेस्ट कप्तान की तब्दीली के हवाले से भी बातें आ रही हैं। लेकिन सर, बस एक ही प्रॉब्लम है सारे प्रोसेस में कि अब तो बोर्ड भी चेंज नहीं हुआ और इस बोर्ड के सेटअप में बहुत सारी तब्दीलियाँ एक के बाद एक होती जा रही हैं। मतलब गैरी कर्स्टन, जैसन गिलेस्पी, आकिब जावेद और अब माइक हसन। तो ये हमारे बोर्ड में कब कंसिस्टेंसी आएगी? लोग इस हवाले से परेशान हैं। इस बार होपफुल भी हैं कि माइक हसन एक अच्छी चॉइस है, लेकिन फिर वो डरते हैं कि क्या वही कुछ तो नहीं हो जाएगा जो आकिब जावेद गैरी कर्स्टन के दरमियान, जिस पे गैरी कर्स्टन ने मतलब पब्लिकली आकर भी सारी बातें की। योर ओपिनियन सर ऑन द रीसेंट चेंजेस जो कल PCB ने अनाउंस की? सबसे पहले बहुत शुक्रिया गफ़ार। देखिए, पाकिस्तान में क्या चल रहा है कि पाकिस्तान में आपको कोच प्रॉपर मिल नहीं रहा है, तो हम उसे संभाल नहीं पा रहे हैं। मिकी आर्थर आए, ग्रेग बर्नबर्न आए, आपने जेसन गिलेस्पी का नाम लिया, आपने गैरी कर्स्टन का नाम लिया, सब थे, सब हमें नज़र आए पिछले चंद सालों में। और सबसे ज़्यादा जो मेरा ख्याल है ख़राब रहा वो इनका टेन्योर था, जो बिल्कुल मुख्तसर रहा गैरी कर्स्टन का, जिनको कोई मौका ही ऑलमोस्ट नहीं मिल सका, क्योंकि दायरे सिलेक्शन पे और इतराज़ात, ये सारी चीज़ें हुई। अब इस वक्त कोई आपको अच्छा हेड कोच मिलने की तवक्को नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो कुछ हो रहा था फॉरेन कोचेस के साथ। लेकिन ये चले एक अच्छी चीज़ हुई कि माइक हसन एक ऐसे कोच है जो न्यूजीलैंड की कोचिंग भी कर चुके हैं, केनिया के कोच भी कर चुके हैं, वो IPL में भी RCB की कोचिंग कर चुके हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के करंट कोच हैं, सुलझे हुए हैं। मुझे लगता है कि शायद ये विन विन सिचुएशन होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी। और माइक हसन अच्छे हैं, आपने खुद जिक्र किया, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारा क्या है कि हम भी बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। वजह यह है कि अगर आपके 5 मैच हैं T20 बांग्लादेश में, मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ, वाइट बॉल कोच हेड कोच हैं ये, जी। हम गॉड फॉरबिड हार जाते हैं, अब शुरू हो जाएगा जी हेड कोच ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको उनको वक्त देना पड़ेगा, उनको उनकी टीम देनी पड़ेगी और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये इतना बुरा फैसला नहीं है कि जो हालात पाकिस्तान के चल रहे थे ना, आपको बड़ा कोच तो कोई नहीं मिलेगा इस वक्त, क्योंकि जाहिर है उसे पता है अनसर्टेनिटी यहाँ बहुत है। ठीक है, बोर्ड नहीं चेंज होता है तो प्लेस चेंज हो रहे हैं। तो ये तो माइक हसन के हवाले से जो राय। ठीक है मुनीर भाई, फिर आकिब जावेद साहब की अनाउंसमेंट भी साथ ही हुई और फिर आकिब जावेद ही कल उनको नेशनल क्रिकेट अकेडमी दिखा रहे थे कि ये फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा नहीं रहा दौर उनका विद गैरी कर्स्टन, जिसकी वजह से जैसे गिलेस्पी स्पेशली, जिन्होंने कहा कि जो कुछ बोला मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आकिब जावेद ने PCB ने कभी उसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी नहीं किया। मैं तो चाहूँगा कभी आकिब जावेद शो में आए, मुझसे ये पूछें। क्या बेहतर होगा कि हम उससे मुनीर भाई सबक सीखें कि इस बार हम खिचड़ी ना बनने दें, जो जिसका काम है। अगर आकिब साहब काम कर रहे हैं नेशनल क्रिकेट अकेडमी में तो वहीं काम करें। अगर माइक हसन पाकिस्तान के वाइट बॉल हेड कोच है तो फिर वो मुकम्मल उनको इख्तियारात होने चाहिए। ये ना हो कि पीछे से इंटरफेरेंस हो रही हो सिलेक्शन में, या फिर दोबारा कोई पंखे लेके कोई हीटर लेके पहुंच जाए। इन बातों ने पाकिस्तान क्रिकेट को जो है ना वो बदनाम किया। जैसे गिलेस्पी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, बहुत बड़ा नाम है, वर्ल्ड कप जीतने वाले, बैंकरा के साथ बहुत बड़ी उनकी मशहूर जोड़ी थी। उनकी बातों से पाकिस्तान क्रिकेट को अच्छा तासुर नहीं गया। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, आकिब जावेद की असल में बात है कि हालांकि अच्छे कोच हैं, अच्छे इंसान हैं, नो डाउट इसमें, लेकिन उनकी कुछ ख्वाहिश थी कि NCA में उनको मिले एक ओहदा। काफ़ी अरसे से उनकी बातें उनकी जो थी उससे ये लग रहा था, तो अब उनको ओहदा मिल गया है जहां वो चाह रहे थे, तो अब हमें काम करके उनको दिखाना चाहिए। लेकिन ये बात कहना कि कोई उसके यहाँ तो जो बैकडोर चीज़ें होती हैं वो तो चलती रहेंगी, वहाँ आपको खुद को संभालना है, माइक हसन को भी संभालना है, आकिब जावेद को भी संभालना है। आकिब जावेद का जो कोचिंग एक्सपीरियंस था शॉर्ट टर्म के लिए था, न्यूजीलैंड में भी टीम बुरी तरह हार गई, यहाँ पे भी हम चैंपियंस ट्रॉफी, फिर चैंपियंस ट्रॉफी, उससे पहले वेस्ट इंडीज़ की टीम आई, एक टेस्ट जीते एक टेस्ट हारे, तो वो हम कोई इतना अच्छा वो नहीं है, सिवाय कि इंग्लैंड से आपने 2 टेस्ट जीत लिए थे स्पिनर्स की बदौलत। ठीक है, तो अब ये है कि मेरे ख्याल उनको जगह सही मिल गई है, जो जगह वो डिज़र्व करते हैं या नहीं करते, लेकिन उनकी लाइक ज़रूर थी कि वो चाह रहे थे जगह पर तो है। लेकिन क्या माइक हसन के मामलात में कोई इंटरफेरेंस तो नहीं होनी चाहिए जैसे गिलेस्पी के मामलात में हुए? ये बहुत मुश्किल है कहना, यहाँ पर ये चीज़ आप नहीं रोक सकते। आपको पता है ना कि हम भी मुख्तलिफ जगह पे देख रहे हैं कि बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो मेंटोर से भी ऊपर हमें नज़र आते थे। आप समझ गए होंगे मैं किन का नाम ले रहा हूँ।
उनकी अभी क्या कारकर्दगी होती है, कारकर्दगी मुराद है कि उनको किस रुतबे पर रखा जाता है, या वही बिहाइंड द बार ही वो इस तरह काम करते रहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको भी देखें, ये कोई नहीं कह सकता कि इनके मामले में क्या होगा, ये चीज़ें आगे आएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैसे कोच तो नहीं है वो कि जो बिल्कुल उस तरह के हों कि जी माई शिप माई ऑर्डर, ऐसा तो हैसन नहीं है, लेकिन उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, अपनी अच्छी टीम लानी होगी, इनसे नहीं चलेगा काम। चलिए, मेंटोर्स की आपने बात की, उसके ऊपर आते हैं। लेकिन कल रात से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शान मसूद जो कि पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों शिकस्त हुई, उसके बाद फिर इंग्लैंड के खिलाफ हमने कमबैक किया, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ देखिए फिर हम एक टेस्ट मैच हार गए, साउथ अफ्रीका में क्लोज मैच एक हारे, दूसरा मैच शायद इतना अच्छा नहीं खेले, बट थोड़ा सा उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी डांवाडोल रही। अब सऊद शकील की बात हो रही है, मेरा सिर्फ सर इसमें एक सवाल है, ये सऊद शकील ठीक है, उनकी टेस्ट टीम पे जगह बन चुकी है, इज़ अ वेरी गुड मतलब प्लेयर, उनको मुझे लगता है कि वनडे में भी चांस मिलना चाहिए प्रॉपर, अभी कोयटा ग्लेडिएटर्स को बड़ा उठाया हुआ है, लेकिन क्या एकदम से फिर कप्तान तब्दील करना, चाहे वो टेस्ट फॉर्मेटी क्यों ना हो, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र नहीं रखी जाती, ये आपके ख्याल में कैसा फैसला होगा? शान मसूद को मज़ीद चांस मिलना चाहिए था या सऊद शकील एक बेहतर चॉइस है? देखिए, अभी तो टेस्ट सीरीज़ में वक्त है, कम से कम 6 महीने तो हैं, तो अभी इस टॉपिक को मेरा ख्याल है ना छेड़ा जाए तो बेहतर है। लेकिन जिस तरह खबरें आ रही हैं, जो परफॉर्मेंस तो देखें सही नहीं रही शान मसूद की, इसमें तो हमें मानना पड़ेगा, उनकी टीम में जगह नहीं बन रही है। अभी उनको PSL में मौका दिया गया, वहाँ भी उनका फॉर्म बिल्कुल नहीं था, उनसे कोई स्कोर नहीं हुआ, तो नेशनल टीम में तो बहरहाल उनकी जगह नहीं है। वो कैप्टन थे तो उनको किया गया, आई एम सॉरी टू से, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, सब कुछ है, लेकिन आपको डिलीवर करना पड़ता है। 2 ही टेस्ट वो इंग्लैंड से जीते या एक वेस्ट इंडीज़ से, बाकी तो सब में शिकस्त हुई है पाकिस्तान को, तो उस हिसाब से जगह तो नहीं बनती। देखिए, सऊद शकील बुरा रिप्लेसमेंट तो नहीं होंगे, क्योंकि सऊद शकील जो है वो मंच के आए हैं, उनके 80-90 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, 22-23 सेंचुरियाँ हैं उनकी। हमें यहीं से देखना पड़ता है टेस्ट के लिए किसी खिलाड़ियों का उसका फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस कैसा है। उसमें सिंध की कप्तानी कर चुके हैं, पाकिस्तान शाहीन्स की कप्तानी कर चुके हैं, अभी अंडर 30 उनकी एज है। और वैसे तो डिफरेंट फॉर्मेट है मुनीर भाई, लेकिन PSL में भी इम्प्रेस किया, एक ऐसी टीम को उठाया जो पिछले 2-3 सीजन से बिल्कुल डाउन और आउट थी। हमने जो बात की थी, हमारे हिसाब से तो हमें तो लगता था ये सही चॉइस नहीं है, प्लेऑफ्स में भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेली है, नो डाउट। और नेशनल T20 में उन्होंने जितवाया अपनी कप्तानी में, वो सऊद शकील ने, तो वो एक अगर होता है तो, लेकिन वजह एक जो है अग्रेशन नहीं है, अग्रेशन की जो जरूरत होती है ना कप्तान में, शायद उसमें कुछ वो तो किसी के बाद भी, बाबर से भी हमें शिकवा था, रिजवान से भी यही था, शाहीन तो बेचारे बहुत चंद मैचेस के लिए आए। आप इनको बना देंगे, कोई और कमी मुझे नज़र नहीं आती है। लेकिन जब टीम परफॉर्मेंस नहीं देगी ना, तो फिर तो चीज़ें होंगी। जब तक पाकिस्तानी टीम नहीं उठेगी, कामयाबी हासिल नहीं करेंगी, ये कोचेज़, ये कप्तान, ये सब तनकीद के निशाना रहेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ जो T20 सीरीज़ है उस पर हमारी नजरें, उसका शेड्यूल भी टेंटेटिव आ चुका है, वो भी आपको दिखा देते हैं। गुलाम मुर्तज़ा हमारे नुमाइंदे हैं, उनको भी थोड़ी देर में लाइन पे लेके पूछते हैं कि जो स्क्वाड अनाउंसमेंट होनी है उसके अंदर क्या तब्दीलियाँ मतवक्के हैं, और 27 मई से ये सीरीज़ जो है वो इम्कान है कि शुरू हो जाएगी। मुनीर भाई, काफ़ी हमारे यंगस्टर ने इस बार परफॉर्म किया है, अली रज़ा एक अच्छा टैलेंट मिले, हमें मास सदाकत अच्छा खेलते दिखाई दिए, साद बेग ने कुछ अपने चन्नी में इम्प्रेस किया, इरफान खान यादी तो पहले ही हमें इम्प्रेस कर चुके थे, लेकिन उन्होंने शानदार बैटिंग की। आई एम श्योर अब्दुल समद भी कहीं ना कहीं मौका मिलेगा तो वो भी कर सकते हैं। साइम अयूब आउट ऑफ फॉर्म है, बट हमें पता है वो क्या कर सकते हैं। हारिस इस बार अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सो नज़र तो आया है कि कुछ बहुत अरसे बाद हमें बैटिंग में T20 का टैलेंट पाकिस्तान में झलकना शुरू हुआ है, जिससे हम ये कम अज़ कम उम्मीद लगा सकते हैं कि जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट की हम बात करते हैं, एग्रेशन की बात करते हैं, वो शायद ये नई पौध हमें लेकर आए उसमें उस तरफ। देखिए, अब नई पौध अगर एग्रेशन नहीं लाएगी या मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलेगी तो फिर T20 का फ़ायदा नहीं होगा ना। बहुत सारे आपने नाम लिए, मोहम्मद नईम भी उसमें एक अच्छा बिल्कुल है, और अभी हमें प्लेयर मिले। लेकिन बात यह है कि इन नए खिलाड़ियों को एकदम से आपने न्यूजीलैंड भेज दिया, वहाँ कंडीशन डिफरेंट थी, फिर भी एक मैच आपने जीत लिया। आपने जो बात की ना, हसन नवाज भी बिल्कुल शामिल हैं, हसन नवाज हैं, मोहम्मद नईम है, साउथ अपना सदाकत हो गए, हाँ मास सदाकत हो गए, ये 3 है। अब्दुल समद भी हमें नजर आए, इरफान नियाज़ी और नजर आ रहे हैं, अली रज़ा हैं। तो ये प्लेयर तो हमें नजर आए हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब नेशनल टीम में खेलेंगे, बांग्लादेश के खिलाफ शायद उतनी बात ना हो, लेकिन बाहर जाके कैसा खेलते हैं। मुनीर भाई, खास तौर पर जब T20 वर्ल्ड कप बिल्कुल आपके किनारे पर है, 6 महीने दूरी पर, आपके पास कोई और चॉइस भी नहीं है, आपको इन्हीं में से प्लेयर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। एक तो निडर प्लेयर चाहिए हमें, आपको वो टॉप ऑर्डर मिल रहे हैं, मास सदाकत ने एक ही मैच अच्छा खेला है, लेकिन
उनकी तारीफ मुझे याद है कामरान अकमल ने बड़ी तारीफ की थी। लेफ्ट आर्म स्पिनर भी बहुत अच्छे हैं वो, सही। और बैटिंग भी किसी भी उस पर कर लेते हैं, टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर लेते हैं, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर लेंगे। सही। तो कुछ चीज़ें हमें नज़र तो आई हैं, लेकिन ये कैसा खेलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे ये अभी हमें देखना होगा। लेकिन काम के लिए टीम सेलेक्ट के लिए आपको यही लड़के मिलेंगे। बॉलिंग अच्छी रही फ़हीम अशरफ की भी, उसमें कोई शक नहीं है। फ़हीम अशरफ भी बिल्कुल फ़हीम अशरफ में कभी लेकिन इस सीजन में उन्होंने वक्त पड़ने पे सर परफॉर्म किया और बॉलिंग बहुत अच्छी की। बैटिंग में उनकी अभी तक परफॉर्मेंस हमें नजर नहीं आई। जी। एक आध शायद 40 उन्होंने स्कोर वो लेकिन वो बड़े काम के 40 लिया, फिर 3 विकेटें 4 विकेटें, इस तरह से उन्होंने विकेटें भी ली है। तो वो जो एक यूटिलिटी प्लेयर की बात थी ना, तो बॉलिंग में तो मुझे नजर आया कि यूटिलिटी। चलें, आपसे बात करते करते कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे पास आ रही है, और आपको पता है मैं ब्रेकिंग न्यूज़ प्रोग्राम में शामिल करता हूं। तो शाकिब अल हसन ने भी लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन कर लिया है फॉर द रिमेनिंग मैचेस। और इसी तरह उससे पहले फिन एलन और अगर बात करते हैं रायली रोसो भी कोयटा ने कंफर्म किए। देखिए इसमें बाद में आते हैं, पहले गुलाम मुर्तज़ा के पास चलते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, कल जो आपने खबर दी थी, हमने देखा कि उसके बाद बड़ी सोशल मीडिया पे इस वक्त बहस बनी हुई है कि क्या शान मसूद की जगह सऊद शकील बेहतर ऑप्शन होंगे। एक तो ये चीज़ बता दीजिएगा कि ये कितना कोई अब तक इसमें मतलब डिसीजन आएगा, चूँकि टेस्ट सीरीज़ थोड़ी दूर है। दूसरा, क्या वनडे और T20 कप्तान के हवाले से भी, चूँकि माइक हैसन एक ऐसे कोच हैं, मेरे ख्याल में वो सिर्फ इसलिए नहीं आए कि जो हो रहा है वो होने देंगे, वो ज़रूर अपनी जो पूरे का पूरा विजन है उसको मतलब अप्लाई करेंगे। क्या देख रहे हैं, क्या तब्दीलियाँ आज माइक हैसन के होते हुए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहले तो T20 स्क्वाड और उसके बाद कप्तानी और फिर दीगर फॉर्मेट के हवाले से? जी, उनकी इनपुट जो तकरीबन तमाम शोबों में और तमाम जो सिचुएशन में ली जाएगी माइक हैसन की, क्योंकि माइक हैसन जब आए थे, आपको भी बताया कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के, तो बहुत सारी वहाँ पे भी तब्दीलियाँ की गई थी। तो यहाँ पे भी इम्कान है कि कुछ तब्दीलियाँ की जाएंगी, क्योंकि जो हमारी T20 में परफॉर्मेंस है या वनडे की परफॉर्मेंस है, उनमें तब्दीलियाँ होती हुई दिखाई पहले भी दे रही थी और अभी भी होंगी। कप्तान जिस तरह आपने बात की कि शान मसूद को, तो जराई ये दावा करते हैं कि शान मसूद को भी हटाए जाने का इम्कान है, क्योंकि जो हमने टेस्ट चैंपियनशिप खेली है तो उसमें पाकिस्तानी टीम इवन के बांग्लादेश से भी हम वाइट वॉश हुए थे, तो हमारी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी। 9वें नंबर पे हमने फिनिश किया टेस्ट चैंपियनशिप में, तो इस वजह से भी इम्कान दिखाई दे रहा था कि कप्तान की भी तब्दीली हो सकती है और भी कुछ ऐसे क्योंकि T20 सीरीज बिल्कुल किनारे पर है, उसकी पहले बात कर लेते हैं। क्या आपको लग रहा है सलमान अली आगा को, क्योंकि वैसे तो एक ही फ्रेंचाइज में खेलते हैं, लेकिन माइक हैसन पे हमें एतमाद है कि वो इस वजह से कोई फेवरेटिज्म नहीं होगा, लेकिन आप करीब से देख लेते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाता है। आई एम श्योर कि सलमान अली आगा ने अब तक जो परफॉर्मेंसेस की हैं वो भी बड़ी इंप्रेसिव हैं। सो आप समझ रहे हैं कि वो T20 कैप्टन सिक्योर हैं और फिर उन्हीं के अराउंड एक नई T20 टीम बिल्ड होगी, जैसे कि हमने न्यूजीलैंड में उसकी एक झलक देखी थी, जो कि इस PSL में हमें काफ़ी टैलेंट दिखाई दिया है। जी, सलमान अली आगा को बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं कि जो वर्ल्ड कप है 2026 का, तब तक कप्तानी उनकी मजबूत कप्तानी के हवाले से वो कैंडिडेट है और कप्तान वो रहेंगे 26 तक, क्योंकि उनके साथ जो टीम बिल्ड की जा रही थी तो यंगस्टर प्लेयर हैं सारे, और उनकी परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो करीबन ऐसे प्लेयर्स थे जिनका न्यूजीलैंड में डेब्यू हुआ था। तो सलमान अली आगा पक्के हैं कप्तान और वो अपनी टीम बिल्ड करेंगे। साथ ही आकिब जावेद है, क्योंकि आकिब जावेद सारी चीजें वो देखेंगे आकिब जावेद, क्योंकि डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, माइक हैसन के साथ मिलकर, कप्तान के साथ मिलकर वो अपनी टीम को भी बिल्ड करेंगे और दीगर जो फैसले लेने तो वो भी तीनों मिलकर मुशावरत करेंगे, तो उसमें फैसले लिए जाएंगे। तो सलमान अली आगा कप्तान रहेंगे, तब्दीली नहीं की जाएगी और उम्मीद करते हैं कि तब्दीली होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान की जानिब से बहुत सारी तब्दीलियां की गई, कप्तान को एक मुकम्मल तौर पे टेन्योर नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस कुछ ऐसी रहती है। चलें, मैं आपके साथ एक और सवाल करता हूँ। अब असल सवाल आता है बिग बॉयज़ के बारे में, यानी कि रिजवान, बाबर, शाहीन, इवन हारिस और नसीम को भी मुख्तलिफ फॉर्मेट में रेस्ट वगैरह करवाया गया। आप क्या समझते हैं, चूँकि हमने ये गलती तो की सर न्यूजीलैंड में, मुझे मेरी ज़ाती राय है, आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, कि हमने बिल्कुल ही नई टीम भेज दी। मेरा अभी भी ये ख्याल है कि रिजवान या बाबर में से किसी एक को कुछ अरसे आपको साथ रखकर इन लड़कों को चलाना पड़ेगा, वरना होगा पता है क्या, ये सब गिरेंगे भी एक साथ पे, क्योंकि इनमें से किसी के पास सलमान अली आगा के अलावा वो टेम्परामेंट नहीं है। आप ही क्या राय, चूँकि हम क्या मुतहम्मिल हो सकते हैं कि वर्ल्ड कप से पहले फिर एक तब्दीली करें, फिर उसके बाद तो इनको वापस लेकर आएँ? आप इससे पहले ये नहीं है कि हम एक प्लान बना लें? गफ्फार, एक बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि न्यूजीलैंड बिल्कुल नई टीम भेज दी थी, बिल्कुल ऐसा जो है वो उसमें नहीं होना चाहिए था। मोहम्मद रिजवान टॉप स्कोरर हैं PSL के, T20 फॉर्मेट में PSL के, लेकिन उनको क्यों नहीं लिया जाएगा ये मुझे भी थोड़ा सा
उसमें कंसर्न है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए बताते हैं कि ना बाबर आजम होंगे ना मोहम्मद रिजवान होंगे, वो नई टीम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, आप नई टीम देखें, लेकिन रिप्लेसमेंट आपका प्रॉपर हो। मुझे पता नहीं क्यों लगता है माइक एसन ऐसा शायद नहीं होने नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि हेड कोच कहेंगे कि लेना है तो फिर लेना पड़ेगा उनको, ये नहीं है कंफर्म, लेकिन शायद वो उनकी पसंदीदगी में नहीं है कि इन दोनों को चलाया जाए। अब वनडे और टेस्ट तक ही महदूद रहेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता बाबर आजम की, देखें अभी 2 मैचेस बाकी है पेशावर ज़ल्मी के, बाबर 250 कर चुके हैं, थोड़ा सा टच में नजर आए। अगर मजीद वो कर देते हैं, अच्छा स्कोर, अपनी टीम को प्लेऑफ में ले जाते हैं, परफॉर्मेंस है, फॉर्म है, तो क्यों नहीं, तो फिर वो भी प्रेशर होगा कि उनको भी खिलाया जाए। तो बिल्कुल से अगर आप चाहते हैं कि आप वो हो, अब ये इनका डिसीजन है। सलमान अली आगा कप्तान होंगे। एक तो बात ये देखिए, समझ में, रिजवान को आपने वाइट बॉल कैप्टन बनाया है ना, फिर फ़ौरन ही आपने उनको हटा भी दिया, सिर्फ उनको वनडे में रहने दिया। फिर उसके बाद मुल्तान सुल्तान की ये हालत है, तो मेंटली तो वो डिस्टर्ब है, लेकिन बैटिंग वो कर रहे हैं अपनी जगह जितना उनसे हो सका है। तो ये ज़रा एक वो होगा कि डिबेटेबल चीज़ होगी कि इनको लिया जाए दोनों को या नहीं। चलिए पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे PSL के हवाले से, और टीमों ने अपने फॉरेन प्लेयर और रिप्लेसमेंट प्लेयर की अनाउंसमेंट शुरू कर दी है। आपके साथ शेड्यूल, पॉइंट्स टेबल और फिर स्क्वाड शेयर करेंगे कि अब क्या सूरत हाल बन रही है। दिलचस्प मैचेस शुरू होने वाले हैं सैटरडे को, इसके बारे में बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। सो जनाब, बात करते हैं उस टॉपिक की जिसको आप सुनना चाहते हैं, यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग, जिसके मैचेस जो है वो सैटरडे से शुरू हो रहे हैं और एक एक करके हमें नाम पता चलते जा रहे हैं। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने अच्छी खबर सुनाई कि फिन एलन और राइली रोसो आ रहे हैं। लाहौर कलंदर्स ने अब से कुछ देर पहले जो है वो अनाउंस किया कि शाकिब उल हसन जो है वो रिप्लेसमेंट पिक में जो है वो अब लाहौर कलंदर का हिस्सा बन गए हैं। इसी तरह बाकी टीमों के कुछ नाम हैं, जैसे कि अगर बात करते हैं डेविड वार्नर की, जेम्स विंस की, इसी तरह जो बेन डॉर्सेस हैं उनको भी इस्लामाबाद ने कन्फर्म किया है। रसी वंडर डुसन कल उन्होंने अनाउंस कर दिए थे। एलिक हेल्स जो कि इस्लामाबाद के बड़े टॉप परफॉर्मर हैं वो आ रहे हैं। सो ये है मुनीर भाई आपके सामने वो शेड्यूल जो कि अब लाल पट्टी के बाद, रीशेड्यूल के बाद शुरू होगा। पेशावर ज़ल्मी कराची किंग का मैच होगा जी 17 तारीख को, 18 को डबल हेडर है। सो मुनीर भाई, आई थिंक एक चैलेंज तो सब टीमों को एक साथ दरपेश है कि आपको वो जो कॉम्बिनेशन है अब उसको देखना पड़ेगा। खास तौर पर पिंडी में तो अब डिफरेंट सिचुएशन है, यहाँ चूँकि डू और डाई मैच हैं, बट यहाँ हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। बिल्कुल सही, तो तगड़ी किस्म की आपको बैटिंग चाहिए और बहुत ही तगड़ी बॉलिंग भी, चूँकि 220-30 यहाँ बन जाते हैं। लाहौर वाले मैचेस पे आके मैंने लाहौर में बात करेंगे, क्योंकि वहाँ निस्बतन कम स्कोर बना है, क्योंकि अब्दुल रऊफ कल कह रहे थे कि अब गर्मी होगी, शायद वो विकेट भी आस्ता आस्ता फ्लैट ही होगी। बट हाउ यू सी स्पेशली पेशावर कराची मैच, क्योंकि मुझे पता है आप कराची को सपोर्ट करते हैं ना, ऐसे ही है ना? बिल्कुल सही तो पेशावर कराची का जो मैच है वो इस लिहाज से बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पेशावर के पास भी 2 मैचेस हैं, कराची के पास भी, और दोनों को कम से कम एक मैच जीत कर अपनी पोजीशन को बेहतर बनाना है। डेविड वार्नर आ रहे हैं सर वहाँ से, इसी तरह नबी आ रहे हैं, इसी तरह वहाँ से जेम्स विंस की। पेशावर ने अभी तक अनाउंस नहीं किया, बट जो खबरें हैं वो यही हैं कि टॉम कॉल और कैटबॉट, ल्यूक वुड उनके बड़े टॉप परफॉर्मर हैं, और इसी तरह उनके पास जो मैक्स ब्राइंट हैं वो आ रहे हैं। तो कैसा देख रहे हैं सर इस कॉम्पिटिशन को? इस उसमें सबसे ज़्यादा इजी तो कोयटा की टीम है, क्योंकि वो प्लेऑफ्स में पहुंच चुकी है। बिल्कुल, इतना रिलैक्स नहीं है कि प्लेयर्स आए नहीं है, अनलेस अनटिल के प्लेऑफ्स के मैचेस नहीं शुरू होते हैं। लेकिन अभी देखें इस वक्त खिलाड़ी जो है ना, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, सब बढ़ के ये है कि 2-3 टीमों के लिए तो बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना कि अब उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इवन इस्लामाबाद की टीम जो शुरू के 5 मैच जीत कर 10 पॉइंट थे, अब 9 मैचेस के बाद जैसी सर खबर आई माइक एसन कोच बनने वाले हैं, तो ये हो गया। अच्छा, अब ये कि आखिरी मैच उनका होगा, अगर वो हार जाते हैं तो भी शायद नेट रन रेट में कहीं पहुंच जाए वो, फंस भी सकते हैं, लेकिन 50-50 चांस है। अब पेशावर का इशू ये है कि पेशावर की टीम के 2 मैच हैं और पेशावर की टीम के 8 पॉइंट्स हैं। दोनों जीत लेंगे तो 12 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो हो सकता है कि वो टॉप 2 में ही चले जाएं। लेकिन अगर वो एक मैच भी हारते हैं और आखिरी मैच उनका लाहौर से होगा, वो लाहौर को हरा देते हैं, उनके भी 10 पॉइंट्स। इस्लामाबाद अगर एक मैच अपना जो रास्ता रह गया वो हार जाते हैं तो उनके भी 10 पॉइंट्स। तो फिर नेट रन रेट पे होगा, या हो सकता है कि लाहौर जो है वो फिर लाहौर ही बाहर हो जाएगा, इसलिए 10 पॉइंट के साथ 9 पॉइंट्स पहुँच जाएंगी। तो अभी अब वो वक्त नहीं है कि आप खिलाड़ियों को देखें, हर जो भी प्लेयर होगा ना उसको अपना 100% देना हो, क्योंकि उनकी जान। अच्छा, लाहौर के साथ अभी ये भी इशू है कि उन्होंने शाकिब उल हसन तो अनाउंस कर दिया, जो कि बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर है, नहीं कुछ अरसे से ज़रा आउट ऑफ टच हैं या आउट ऑफ फेवर्स भी चल रहे हैं। बांग्लादेश से भी हम उनको नहीं खिलाते, IPL नहीं खेल रहे, तो इसका मतलब है कि वो उस तरह के अपने दौर में नहीं है। लेकिन भारत एक्सपीरियंस प्लेयर है और फिर ऑलराउंडर हैं, सबसे बड़ी बात। बट डैरन मिचेल नहीं आ रहे, सैम बेलिंग्स का अब तक कंफर्म नहीं है, जो कि अब तक खबरें हमारे पास आई हैं। इसी तरह उनके पास सिकंदर रज़ा, लेकिन एक मैच खेलने वो पहुंच रहे हैं। सो पेशावर और लाहौर के मैच को फिर आप किस तरह देते हैं, क्योंकि असल मैच तो यही है, क्योंकि इस मैच में सीधा एक टीम बाहर होनी है। खासतौर पर लाहौर का चांस बहुत ख़राब हो सकता है, क्योंकि जैसे ही वो हारे वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे।
सो दिस इज द टाइम बिकॉज ना बिजनेस आवर शुरू हो गया है। देखिए पहले तो पेशावर का कराची से है ना, जी, बिल्कुल। परसों जो मैच है, अगर बिल्कुल। पेशावर की टीम बहुत अच्छा खेलती है, कराची को हरा देती है, तो जाहिर है हौसला बुलंद होगा, फिर वो पूरी कोशिश करेंगे। अब लाहौर चूँकि जाहिर है 2 साल लगातार जीती है, पिछले साल तो बहुत बुरा हाल था, बिल्कुल। लेकिन इस साल बेहतर पोजीशन पे है। आपने जो बात की ना शकीबुल हसन की, शकीबुल हसन का नाम है, देखिए जब प्लेयर ये एक तो है। नाम आता है ना, डेविड वार्नर भी तो अपने नाम पे चल रहे हैं ना, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई ऐसी परफॉर्मेंस उनकी एलेक्स हेल्स इवन आ रहे हैं तो वो भी लोगों से डर रहे हैं कि भाई वो कुछ कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे जेसन रॉय होते थे या एलेक्स हेल्स हैं, ये किसी वक्त भी मैच का नक्शा पलट सकते हैं। तो ये जैसन रॉय की एंट्री ना हो जाए कहीं इनका दोबारा। issue- अभी वो भी वैसे लीग के टॉप परफॉर्मर हैं। लेकिन अब ये जो है ना यूटिलिटी प्लेयर की जो हम बात करते हैं ना, वो है शाकिबुल हसन। ठीक है। बॉलिंग उनकी अच्छी है, बैटिंग उनकी अच्छी है, फील्डिंग उनकी अच्छी है। तो अगर तीनों में से किसी शोबे में खासतौर से बॉलिंग में उनकी जो है परफॉर्मेंस दे देंगे कि रन रोक लिए, विकेटें ले ली, तो इसका फ़ायदा मिल सकता है लाहौर ठीक है। को। तो ये बात आपकी सही है कि मैच प्रैक्टिस नहीं है, थोड़ा सा रिफ्लेक्सेस कमज़ोर हो गए हैं, थोड़े से एज भी उनकी हो गई है, लेकिन नाम थोड़ा अंपायर भी मोहतात हो जाए वैसे और मैच रेफरीज भी, जी हाँ। क्योंकि शाकिबुल हसन आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, लेकिन उनकी आपको पता है बहुत सारी चीज़ें उनकी इंटरनेट मौजूद हैं, तो अंपायर मुझे लगता है पहले से थोड़ा विकेट से दूर ना हो जाए। चलिए ये तो खैर थोड़ा मजाक था, लेकिन पॉइंट्स टेबल जी आपको दोबारा दिखाते हैं, क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी है। और आज कोयटा ग्लेडिएटर्स के फ़ैन खातून मुझसे बड़े सवाल कर रहे थे, जी आप लोग के वैसे ही मज़े हैं, आपकी टीम पहुंची हुई है, विव रिचर्ड साहब तो नहीं आ रहे क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से लंबी फ्लाइट करके पहुंचे हैं, उनका वापस आना इतना मुश्किल आसान नहीं है, मुझे पता चला कि वो नहीं आ पाएंगे। बट फिन एलन और फिर रायली रोसो आ रहे हैं। आई थिंक मैं कोयटा में एक भाई को कह रहा, मैंने कहा ये 2 जवानी काफ़ी हैं, कि चल गए तो मैच साइड पे कर देंगे। है यू गो 13 पॉइंट्स ही कोयटा एक मैच जीता है तो 100% उनकी पहली 2 पोजीशन वैसे भी कंफर्म की है, लेकिन वो इस वक्त बहुत सुकून से बैठे हैं, चिल माहौल है। कराची को अपना एक मैच ज़रूर जीतना है और उनके पास डेविड वार्नर भी आ रहे हैं, नबी भी आ रहे हैं, विंस के हवाले से भी हमने सुना है अब तक, और शायद एक कोई रिप्लेसमेंट पिक लेंगे, वो देखें रिप्लेसमेंट क्या मिलती है। इस्लामाबाद वेरी स्ट्रेंज 5 मैचेस लगातार W, उसके बाद फिर लॉसेस में 4 एक साथ आ गए, माइनस में रन रेट चला गया। दे हैव टू विन द लास्ट मैच। इनको बूस्ट मिला है एलेक्स हेल्स और रसी वंडर डुसन, वन ऑफ माई फेवरेट, आई थिंक वो बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। नाउ लाहौर पेशावर इज़ अ रेड जोन, क्योंकि यहाँ पे 9 मैचों में 9 पॉइंट्स हैं, और पेशावर के पास फिर भी ये ऑप्शन रहेगा मुनीर भाई कि अगर वो कराची वाला मैच जीत कर अपना रन रेट भी इस्लामाबाद से बेहतर करते हैं, फिर इस्लामाबाद और प्रेशर में आ जाएगा कि कहीं यार ऐसा ना हो कि यहाँ से रन रेट से हम पेशावर से मार खाते हो तो लाहौर भी पेशावर को हरा के वो निकल जाए। सो ऑल टू प्ले फॉर द प्ले ऑफ। लेकिन मुनीर भाई अगर मैं आपसे पूछूं द प्रेडिक्शन टाइम, आपको क्या लग रहा है कोयटा के अलावा कौन सी टीम आपको लगता है कि चली जाएंगी? देखिए मुझे ये लग रहा है कि कोयटा के बाद कराची की टीम मुझे पता नहीं कि बेहतर पोजीशन में नजर आ रही है। नेट रन रेट भी उनका प्लस में है और थोड़ा सा उनका हौसला भी कप्तान आ रहे हैं उनके, हाँ, फिर अब्बास आफरीदी, हसन अली सब बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो कराची का मुझे लगता है कि क्वालिफाई कर लेगी। लेकिन इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर तीनों के लिए यकसा पोजीशन है, आप किसी को भी ज़्यादा अपर हैंड नहीं दे सकते। पेशावर टीम बहुत लो से आगे आई है, एक मौके पर बिल्कुल लग रहा था कि पेशावर की टीम भी मुल्तान के साथ बाहर हो जाएगी, लेकिन इस्लामाबाद के जिस तरह लगातार 4 मैच हार रहे हैं, अब उनके लिए मस्ट विन है। और अपना ये ख़त्म होता है उनका हारने का सिलसिला, या नहीं वो जीतने का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा, तब हारने का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ये 3 टीमें, एक मुल्तान का मैच कोयटा से भी है, लेकिन एकेडमिक किस्म का मैच है, चूँकि उसमें ना तो कोयटा को फ़र्क पड़ना है ना मुल्तान को, तो शायद मुल्तान सर वैसे ऐसी मजाक की बात भी है, सीरियस भी हो सकती है। मुल्तान के पास अगर अच्छे फॉरेन प्लेयर हैं तो बाकी टीमों को फिलहाल दे दें। मुल्तान के देखिए, मुल्तान के हुआ क्या सर, आपने आपसे पहली बार बात हो रही है, इशूज़ हैं मुल्तान के। एक तो मुल्तान की टीम में शुरू से इंटेंट नज़र नहीं आया, बहुत से मानने वाली बात है, वो चीज़ें ही नज़र नहीं आई जो मुल्तान नहीं भाई, मुझे लगा कि वो पिक्स भी नहीं थी, मुझे अच्छे नाम होते हैं, सिलेक्शन मुझे ऑन बोर्ड ही सही नहीं लग रही। ये बात बिल्कुल सही है। और फिर आपने अब्बास आफरीदी को रिलीज कर दिया, वो टॉप बॉलर बन गए, को जाने दिया, उससे पहले रायली रोसो को आप छोड़ चुके हैं, मोहम्मद अली इतने अच्छे, टिम डेविड तो चले IPL चले गए, उनकी पूरी टीम का मिडल ऑर्डर निकल गया। मीर ये वो कोई भी नहीं ना, खुजदिल शाह, ये सब कुछ ना कुछ कर देते हैं ना यहाँ पर। अब वो टीम, एक तो बॉलिंग सबसे कमज़ोर थी मुल्तान की, अगर बॉलिंग आप देखें तो सबसे कमज़ोर थी, बैटिंग में सिवाय रिजवान के कोई चल के नहीं दिया। तो वो वजह ये है कि वो, और एक शुरू से ही बिखरी हुई टीम नज़र आई है। आई एम सॉरी टू से, मुल्तान की टीम पहले मैच के बाद से ही कहीं पे हमें नज़र नहीं आया। वो 234 का चेज हुए कराची हमारे सामने, उसके बाद से दे नेवर रिकवर, नहीं वो रिकवर ही नहीं कर सके ना, उसके बाद तो लग रहा था कि पता नहीं क्या है। चलें, बहुत शुक्रिया मुनीर साहब, आपकी तशरीफ आवरी का, और उम्मीद करते हैं बड़े अच्छे मैच है प्ले ऑफ के, चूँकि अब तमाम टीमों की जो है ना कोयटा के अलावा, इस वक्त मुल्तान के अलावा 4 टीमें हैं और 3 ही इस वक्त सीटें हैं। तो वो जो कहते हैं ना बचपन में कौन सा गेम होता है सर, वो म्यूजिकल चेयर वाला, तो वो शुरू हो गया है। म्यूजिक प्ले होगा 17 तारीख को, देखते हैं कौन सी टीम विन होती है, कौन सी आउट। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से भी,
और ख़ासतौर पर आज बड़ा प्राउड फीलिंग हो रही है, खासतौर पर डॉन मीडिया ग्रुप के हवाले से। इसको आपको मैं तफसीलात बताऊँगा इस शॉर्ट का मशहूर देख के बाद। Proud to announce the winner of the Young Reporter category of writing, and it's a great story. And the name is Anusha Engineer from Pakistan. Bravo. Anoush Engineer du Pakistan. सो वेरी प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान, स्पेशली एज अ डॉन मीडिया ग्रुप। और मुझे खुद बहुत आती तौर पर बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारी एक कोलीग हैं और अनुषा इंजीनियर ने ये अवार्ड हासिल किया। अरशद नदीम की स्टोरी वैसे ही पाकिस्तान के लिए एक ऐसी स्टोरी बनी जिसने पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में एक नए बाब का इजाफा किया। और स्टोरी से जुड़ी उनके ऊपर लिखी गई स्टोरी को जब ये अवार्ड मिला तो अनुषा इंजीनियर जब AIPS यानी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन 2024 इसके स्पोर्ट्स मीडिया अवार्ड हुए मोरक्को में, जहां अनुषा इंजीनियर ने यंग रिपोर्टर्स राइटिंग कैटेगरी में अपना अवार्ड हासिल किया, उन्हें ये अवार्ड दिया गया। मेरे साथ मौजूद है अनुषा, इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया अनुषा ज्वाइन करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि पहले ही इतनी शानदार स्टोरी थी, अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतना वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स हिस्ट्री, और ऊपर से आपका उन पर लिखा गया आर्टिकल, स्टोरी लिखी गई, वो अवार्ड याफ्ता हो जाए तो ये तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो गया। सो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड यू मस्ट बी वेरी प्लीज्ड ऑन दिस। Yes, I am. I wasn't expecting to get this far क्योंकि ये अवार्ड्स के लिए सबमिशन करना पड़ता है। हमने नवंबर में सारे एप्लीकेंट्स ने सबमिट किए थे और फिर लॉन्ग लिस्ट हुआ था, शॉर्ट लिस्ट हुआ था, फिर टॉप 10, फिर टॉप 3 में आना। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट टू गो दिस फार बट आई एम रियली वेरी प्लीज्ड विद द रिजल्ट। ठीक है, आप अनुषा कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगी, क्योंकि ये स्टोरी बताते खुद बहुत बड़ी थी, क्योंकि जब हमने देखा अरशद नदीम के वो मोमेंट हमें आज तक भूलते नहीं हैं। फिर उसको जब आपने लिखा तो आपने सारा, जिसमें खासतौर पर उसकी हेडलाइन ही बड़ी शानदार थी, इट्स ऑल और नथिंग फॉर अरशद नदीम इन पेरिस। और ये आपने जो है वो सारा उनकी जर्नी, उनकी सारी स्ट्रगल, उसके अलावा जो कुछ वो मतलब करते रहे बताया। सो इस स्टोरी के बारे में, अरशद की जो एक अचीवमेंट है, फ्रॉम नो वेयर ही इमर्जेज एज अ जैवलिन थ्रो गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, एक ऐसा स्पोर्ट जिसके बारे में पाकिस्तान में कोई जानता भी नहीं था। डिस्क्राइब दिस कि उनकी जो सारी स्ट्रगल और उनकी जो एक मिरेकल किस्म की ये सारी जो अचीवमेंट्स हैं, आई थिंक दिस इज़ अनथिंकेबल स्टोरी टू बी ऑनेस्ट। जी बिल्कुल, आई थिंक एज यू सेड ही कोई उसे जानता नहीं था पाकिस्तान में। आई थिंक ही वाज वेरी अननोन एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड द ओलंपिक्स। तो अराउंड 2023 में मैंने सोचा कि वी प्रोबेबली हैव ओनली वन मेडल विनिंग चांस एंड दैट वुड बी अरशद नदीम। और मैं सोच रही थी कि someone should profile him, someone should interview him, see how his training is going, because athletes like this need a lot more support from the government, from the international community. तो मैंने कहा कि शायद मैं ही स्टोरी कर लूँ उसके बारे में, and I just got on to getting in touch with him. His coach is his manager, you can say, so I had to get in touch with his coach, and at the time I was young. I mean, I'm still young, but I really was just a no-name journalist trying to get a big story. And I really wanted to interview him because I think I thought he had to be, highlighted before the Olympics so people know who he is in Pakistan especially. So, wo karke, I eventually ended up in Lahore on a 48-hour notice. I took a flight there because his coach finally allowed me to come interview them, give me an exclusive interview. So, wo jaake maine kiya, and I got to see how he trains. I got to see him in the gym. I got to see him on the field, and he's just a wonderful person. He's really just this down to earth. What I wrote in my article, he's a gentle giant. He's humble. He just focuses on his craft. He focuses on what his coach is telling him, and that's just how great athletes are made. And I think to have just seen that all before the Olympics, and then he goes to the Olympics and he does what he does, and he wins a gold and he breaks the Olympic record. That was very, very unexpected. And, it was a surreal moment. And I think to have just, known him before all of that and to have seen before how he was struggling, how he trained, how he did everything with his coach, I think that was really cool. ठीक है अनुषा, कुछ अपने अवार्ड के बारे में बताइएगा, चूँकि जब पाकिस्तान का नाम लिया गया, लिटरली अ गूज़बम्प मोमेंट, क्योंकि जहाँ भी पाकिस्तान का नाम आता है, अवार्ड आता है, वो हम सब का अवार्ड होता है, वो हम सब उसको ऑन करते हैं। सो हाउ वाज दैट फीलिंग that when all the international sports journalists fraternity, the big names were there and you were announced to pick the award? So I think मैं वो तो नहीं बोलूँगा कि अरशद नदीम जैसा मोमेंट, बट आपके लिए इट वाज श्योरली लाइक अ मोमेंट कि आप उसी तरह का एक गोल्ड मेडल लेने जा रही हैं।
I wasn't expecting this at all. I mean, I came all the way for an award ceremony, but I still didn't know whether I was going to come first or second or third. And my category was one of the last ones to be announced, so a little bit of suspense and nervousness. They've all done really, really cool things. They've covered the Olympics. They've covered every sort of event you can imagine. Some of them were, very senior journalists in their 50s and 60s. Some were my age group, and it was just a really great environment to be there with them. I'm grateful for AIPS for even having this award ceremony and recognizing the work that young journalists do, and journalists from all over the world. So I think जब मेरा नाम announce हुआ था पाकिस्तान के साथ, I think that बिल्कुल। एक तो आपकी पीस बहुत अच्छा, आपका वो सारा जो इंटरव्यू कंडक्ट किया वो बड़ा शानदार था। लेकिन अनुषा, ये भी कितना मैटर करता है ना जब आपके एथलीट वर्ल्ड परफॉर्मर बनते हैं। जैसे it was a great feeling to represent Pakistan and to just put Pakistan on the map. ओके अनुषा, राइट नाउ इन मोरक्को, शी इज़ ट्रैवलिंग, तो थोड़ा सा ज़रा एक ऑडियो का इशू है, लेकिन आई एम श्योर कि आप तक आवाज़ सही पहुंच रही है। अनुषा, आखिर में कितना ज़बरदस्त फील होता है ना जब हम भी, मुझे याद है जब ये टीवी पे मैं इस खबर को ब्रेक कर रहा था अपने स्टूडियो में न्यूज़ एंकर के साथ, जब अर्शन नदीम वाज लिटरली ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग द गोल्ड मेडल, लिटरली जो है ना वो चीखे मार मार के गला 4 दिन तक फिर अजीब सा हो गया था, चूँकि 4 घंटे बोलते रहे हम लोग लगातार 4 घंटे, मुझे याद है सुबह 4 बज गए थे। सो दिस इज़ अ ग्रेट फीलिंग जब आपके हीरोज़ बनते हैं, आप जब स्पोर्टिंग नेशन होते हो तो फिर आपके पास वो स्टोरीज़ भी शानदार होती हैं। अर्शन नदीम इज़ अ ब्रिलियंट स्टोरी, बट अल्लाह करे किसी तरह के और एथलीट ओलंपिक्स में पाकिस्तान के परफॉर्म करे। वो जो कंटेंट है, वो जो प्लेयर्स की स्ट्रगल है, दैट इज़ एक्चुअली इंस्पायर्ड द जर्नलिस्ट जो आपको लेकर गई लाहौर, आपने उनका इंटरव्यू किया। सो व्हाट अ वंडरफुल फॉलो अप देन, ही वन द ओलंपिक गोल्ड मेडल एंड देन दिस स्टोरी एंड ऑफ कोर्स दिस पीस इज़ जस्ट बिकम $1 million थिंग। सो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के और एथलीट हमारे पास आते रहेंगे जिनके मुतालिक हम लिखते रहे अच्छी अच्छी स्टोरीज़ और अवार्ड जीते। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। चले, बहुत बहुत शुक्रिया अनुषा जी ने हमारे साथ मौजूद थी। डॉन मीडिया ग्रुप ताल्लुक है और AIPS के जो यंग राइटर जो कैटेगरी है उसके अंदर इन्होंने मेडल जीता और अवार्ड जीता, और अर्शन नदीम पर इनके जो पीस है, जो इन्होंने आर्टिकल लिखा, उसको जो है बहुत पजीराई मिली इंटरनेशनल सतह पर। और यहाँ अगेन इस पर बात करते हुए अर्शन नदीम की जो परफॉर्मेंसेस हैं उस पर भी बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है, और इन दोनों के ऊपर ही। और साथ साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि अर्शन नदीम आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, और अल्लाह करे कि इस तरह का और टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद रहे जो हमें ओलंपिक पे तकरीबन समझ 94 के बाद, अब हमने 2024 में 30 साल बाद ओलंपिक का मेडल जीता। ऐसे मोमेंट जब आते हैं तो फिर सबके लिए एक बहुत ही यादगार लम्हात होते हैं। प्रोग्राम रीप्ले में आज के लिए इतने, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।